उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कठवारा में एक कहानी सदियों से चली आ रही थी। गांव के बाहर नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ खड़ा था, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था कि वो कब लगाया गया था। गांव वाले उसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, भूतिया बरगद। दिन में वो पेड़ बस एक साधारण पेड़ लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता गांव का हर दरवाजा बंद हो जाता। कोई भी चाहे कितनी भी जरूरत हो रात को उस पेड़ के पास से नहीं गुजरता था। और हर गांव की तरह यहाँ भी एक बुजुर्ग थी जिनको सब ठाकुर साहब कहकर बुलाते थे, जो इस कहानी को सबसे अच्छी तरह जानते थे। एक दिन रात के 10 बजे मूसलाधार बारिश हो रही थी। ठाकुर सिंह दादा और रामू और छोटी बहन सुनीता सभी लोग एक चाय की टपरी पर बैठे हुए होते हैं। रामू और सुनीता पढ़ाई के लिए अक्सर बाहर ही रहते थे। कॉलेज की छुट्टियों के कारण दोनों अपने गांव घूमने के लिए आए थे। ऐसी बाहर बारिश से बहुत ही डरावना मौसम हो चुका था। तभी रामू को उस भूतिया बरगद की बात याद आ जाती है। तभी वो दादाजी से हंसते हुए बोलता है, दादा, रोज शाम को यही तमाशा। जैसे ही सूरज ढलता है पूरा गांव ऐसे दरवाजे बंद कर लेता है जैसे कोई जंग होने वाली हो। आप लोग एक पेड़ से इतना डरते हो? अरे पेड़ है, भूत नहीं। रामू बेटा, तू शहर से पढ़ लिख कर आया है, इसलिए तुझे लगता है सब कहानियां बकवास हैं। किताबों में सब कुछ लिखा नहीं होता, कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं, समझी नहीं जाती। दादा, ये जमाना विज्ञान का है। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, अंधेरा होता है तो आंखों को धोखा होता है। बस इतनी सी बात है। अगर इतनी ही सी बात होती तो पिछले 40 सालों में उस पेड़ के पास से गुजरने वाला हर इंसान वापस क्यों नहीं आया? क्या ये भी हवा और अंधेरे का धोखा था? शायद वो लोग रास्ता भटक गए होंगे या फिर जंगली जानवरों का शिकार हो गए होंगे। हर अनसुलझी बात को भूत प्रेत से जोड़ देना आसान होता है दादा, पर सच हमेशा इतना सीधा नहीं होता। भैया, ऐसा मत बोलो। दादी कहती थी कि उस पेड़ के नीचे एक औरत का साया घूमता है, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, और उसकी आंखों से खून बहता है। मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। सुनीता, ये सब गांव की औरतों की कहानियां हैं, बच्चों को डराने के लिए, ताकि वो रात को घर से बाहर ना निकले। असल में कुछ नहीं होगा। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर मैं आज रात उस पेड़ के पास जाऊं तो कुछ नहीं होगा। भैया, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। ऐसी चीजों से मजाक नहीं करते। रामू, मजाक में भी ऐसी बात मत कर। तू नहीं जानता उस पेड़ के पीछे क्या राज छुपा है। कुछ चीजें अनकही ही अच्छी होती हैं। दादा, हर बार जब मैं इस पेड़ के बारे में पूछता हूँ आप बात टाल देते हैं। ऐसा क्या राज है जो आप मुझे नहीं बता सकते? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा बेटा। अभी बस इतना समझ ले कि कुछ दरवाजे इसलिए बंद रखे जाते हैं क्योंकि उनके पीछे दर्द होता है, डर नहीं। रामू का ये अंदाज, ये हंसी आने वाले दिनों में उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी, क्योंकि हर हंसी के पीछे कभी कभी सच छुपा होता है जिसे नजरअंदाज करना बहुत महंगा पड़ जाता है। एक दिन गांव में एक मेला लगने वाला था और उसी रात कुछ दोस्तों ने रामू को एक चुनौती दे डाली। एक ऐसी चुनौती जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। रामू, तू हमेशा कहता है कि तू नहीं डरता, कि ये सब बकवास है। चल, आज साबित कर दे। अगर तू सच में नहीं डरता तो आज रात उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर एक धागा बांध कर आ। बस इतना ही। बस इतनी सी बात? तुम लोग समझते क्या हो मुझे? ठीक है, मैं जाऊंगा और कल सुबह तुम सबको बताऊंगा कि वहां कुछ नहीं है सिवाय एक पुराने पेड़ के। देख रामू, मुझे तो शक हो रहा है। पक्का जाएगा ना? कहीं ऐन वक्त पर मुकर मत जाना। रामू शहर से आया है भाई, वहां ये सब बातें नहीं होती। इसे डरने की आदत नहीं है।
लेकिन जब उस पेड़ के करीब जाएगा तब इसे इसकी नानी याद आएगी। तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? ठीक है, देख लेना, मैं आधी रात को अकेला जाऊंगा और सुबह होने से पहले वापस भी आ जाऊंगा। तुम लोग बस मेरा इंतजार करना। भैया मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, कुछ हो गया तो? आप अकेले हो, वहाँ कोई मदद के लिए भी नहीं होगा। सुनीता, डरने की कोई बात नहीं, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। देखना, कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ भी तो मैं भाग कर वापस आ जाऊंगा, वादा है। भैया, दादा ने कितनी बार मना किया है, आप उनकी बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि सुनीता, अगर मैं आज नहीं गया तो पूरी जिंदगी इसी डर के साए में जीता रहूंगा। मुझे ये साबित करना है, खुद को भी और गांव को भी, कि डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। और उस रात जब गांव का हर घर अपने दरवाजे बंद कर चुका था, रामू अकेला उस रास्ते पर चल पड़ा जो किसी ने पिछले 20 सालों में रात के अंधेरे में पार नहीं किया था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौसम अचानक बदल गया हो। रामू के पैरों की आवाज के अलावा चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा था, इतना गहरा कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। रामू खुद से बड़बड़ाते हुए, कुछ नहीं है यहाँ, बस एक पुराना पेड़ है, कुछ नहीं है। रामू, हिम्मत रख, बस थोड़ी ही दूर है। लेकिन जैसे ही वो बरगद के करीब पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। हवा अचानक रुक गई, पत्तों की सरसराहट थम गई और दूर से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे गुनगुना रहा हो। रामू रुककर, सतर्क होकर, हल्की कपकपी आवाज में बोलता है, कौन है वहां? बंटी, मंगल, अगर तुम लोग मुझे डराने आए हो तो सामने आ जाओ, ये ठीक नहीं है। रामू ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है। उसने अपनी जेब से धागा निकाला और पेड़ की जड़ों की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसे एक साया दिखाई दिया, पेड़ की दूसरी तरफ धीरे धीरे हिलता हुआ। सफेद साड़ी में एक स्त्री की परछाई, चेहरा बालों से ढका हुआ, धीरे धीरे रामू की तरफ मुड़ती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? इतने सालों में तुम पहली इंसान हो जिसने मुझसे पूछने की हिम्मत की, कौन है? बाकी सब तो बिना देखे ही भाग जाते हैं। रामू उस औरत की आवाज सुन के सहम जाता है। किसी तरह रामू हिम्मत जुटाकर उस चुड़ैल से बोलता है, मैं बस धागा बांधने आया था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ सच में कोई है। और तभी अचानक हवा फिर तेज चलने लगी, साया धुंधला होकर गायब हो गया। रामू ये सब देखकर वहां से भागा, बिना पीछे मुड़े सीधा अपने घर की तरफ भागा। किसी तरह वो अपने घर पहुंचता है और सीधे अपने बहन के कमरे में जाता है। रामू इतना घबराया हुआ था कि सुनीता डरकर उससे पूछती है, भैया, भैया क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मुझे बताओ। सुनीता, मैंने उसे देखा। किसे देखा भैया? उस औरत को, लाल साड़ी में। उसने मुझसे बात की, उसका नाम कलावती था। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता सुनीता। हाँ सुनीता, और उसने कहा कि उसे इंसाफ चाहिए। उसने कहा कि गांव के बड़े जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था, पर कोई नहीं बोलता। सुनीता का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपने भाई को लेकर ठाकुर साहब के टपरी पे लेके जाती है, क्योंकि इस विषय में ठाकुर सिंह दादा से ज्यादा किसी और को जानकारी नहीं थी। क्या हुआ सुनीता? इतनी रात को
तुम दोनों इस तेज बारिश में यहाँ पे क्यों आए हो? कुछ हुआ है क्या रामू को? दादा, भैया उस पेड़ के पास गए थे और उन्होंने उसे देखा, उस आत्मा को। क्या? रामू, तूने वही किया जो मैंने तुझे मना किया था? दादा, माफी मांगने का वक्त नहीं है, मुझे सच जानना है। बता दो, उस साये ने मुझसे जो कहा उसका मतलब क्या है? कलावती कौन थी? उसने तुझसे क्या कहा? पूरा बता मुझे। दादा, उसने कहा कि उसका नाम कलावती था और वो इंसाफ चाहती है। उसने कहा कि गांव के बुजुर्ग सच जानते हैं पर कोई नहीं बोलता। दादा, वो सच जो आप सालों से मुझसे और पूरे गांव से छुपाते आए हो, अब मुझे बताना ही होगा। ठाकुर सिंह दादा की आंखों में अचानक एक पुराना दर्द झलक उठा, जैसे किसी भूली हुई याद ने उन्हें फिर से जकड़ लिया हो। बैठ जा राम। सुनीता, तुम भी बैठो। ये कहानी बहुत पुरानी है और मुझे लगता था कि ये राज मेरे साथ ही मिट्टी में मिल जाएगा, पर शायद कलावती की आत्मा को ये मंजूर नहीं। शायद अब वक्त आ गया है कि तुझे ये सच सुनना ही पड़ेगा। दादा, क्या ये कहानी इतनी भयानक है कि आपने इतने सालों तक इसे छुपा कर रखा? ठीक है बेटा, फिर सुनो इस कहानी की पूरी सच्चाई। उस समय गांव से कुछ दूरी पर एक छोटा सा बैंक हुआ करता था। उसी बैंक में काम करता था कलावती का पति रमेश, और उसके घर में उसकी मां और उसकी बहन रहती थी। घर में उसकी इज्जत थी और बाहर लोगों के बीच भी उसका अच्छा नाम था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके चेहरे के पीछे एक बड़ा राज छिपा हुआ है। बैंक बंद होने का समय, कर्मचारी एक एक करके बाहर जा रहे हैं। रमेश अंदर कुछ कागज व्यवस्थित कर रहा था। एक दिन बैंक बंद होने से कुछ देर पहले रमेश को एक ऐसी जगह पहुंच मिली जहां बड़ी रकम रखी हुई थी। लालच उसके ऊपर हावी हो गया। उसने मौका देखकर बैंक से बड़ी रकम चोरी कर ली और उस चोरी को छिपाने के लिए उसने ऐसी चाल चली कि किसी को तुरंत उस पर शक ना हो। रमेश अपने घर में एक पुराना बैग छिपाकर कमरे में रखता है। जब थोड़ी देर बाद कलावती कमरे में आती है, तभी उसकी नजर रमेश के कमरे के पास रखे बैग पर पड़ती है। कलावती ने बैग को देखा। उसके अंदर इतने पैसे देख के वो चौंक जाती है। कलावती ने बैग देखा और उसे तुरंत समझ आ गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। उसने उस समय किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। अगले दिन कलावती रमेश से बोलती है, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? बोलो। कल रात आपके कमरे में जो बैग था, उसमें बैंक के पैसे थे ना, और वो पैसे आपने चोरी करी है ना? रमेश कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। तुमने क्या देखा? जितना देखना चाहिए था उतना देख लिया। अगर आपने बैंक से पैसे लिए हैं तो आज ही जाकर वापस कर दीजिए। कलावती, तुम नहीं समझ रही हो। अगर ये बात बाहर गई तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, और ये पैसे मैंने अपने लिए थोड़ी लिए। तुम्हारा मन भी जो करे वो लो। अब हम गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। मैं आपके इस गलत काम में कतई आपका साथ नहीं दूंगी, भले ही आप मेरे पति हो। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, बस जितना बोलूं उतना करो, समझी? माफ करिए, मैं आपका इस गलत काम में साथ नहीं दे सकती। आपको पता ही ये जो पैसे हैं किसी ने कितनी मेहनत से इकट्ठा करे होंगे। आप इन पैसों को बैंक को वापस करिए बस, वरना मैं कल सुबह सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। रमेश कलावती को घूरता है। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रहती है। फिर रमेश कलावती से बोलता है, तुम सच में मेरे खिलाफ जाओगी? तुम अपने पति को जेल भेजना चाहती हो? माफ करिए, लेकिन अगर मुझे सच के लिए आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी पड़े तो हाँ, मैं जरूर जाऊंगी। अगर मेरे एक कदम से किसी गरीब के पैसे बचते हैं तो मैं अपना स्वार्थ नहीं देखूंगी।
उस रात रमेश के लिए एक एक पल भारी होता जा रहा था। उसे डर था कि सुबह होते ही कलावती पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो बैंक की चोरी का सच पूरे गांव के सामने आ जाता। तभी अपने मन में रमेश सोचता है, नहीं नहीं, ये बात पुलिस तक नहीं पहुंच सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। इस बात को छुपाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह होते ही कलावती अचानक घर से गायब हो गई। रमेश ने घर वालों से कहा कि कलावती अपने मायके चली गई है। उसकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन उसकी बात पर किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए और रमेश की बात को सच मान लिए। कुछ दिन बाद जब माहौल शांत हो गया, तब एक दिन रमेश चुपचाप अपने घर से निकलता है रात के अंधेरे में, और हाथ में लालटेन लिए घने जंगलों के बीच चलता रहता है। थोड़ी देर बाद वह एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा होता है, और वहां पर कुछ इधर उधर देखकर जैसे ही वो लौटने ही वाला था कि तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई। इतनी जल्दी में क्यों हो? मुझसे थोड़ी देर बात नहीं करोगे? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। इतनी जल्दी भूल गए? मैं कलावती, तुम्हारी पत्नी। तुम इतने गिरे हुए इंसान मैंने कभी नहीं देखा जो पैसे की लालच में आकर अपनी पत्नी को ही मार दे। कलावती, तुम कैसे? मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तो फिर तुम कैसे? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार के इस पेड़ के नीचे दफन करके छुटकारा पा जाओगे? मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम माफी के लायक नहीं हो। मुझे माफ कर दो कलावती, तुम मुझे मत मारो। नहीं, अब तुम नहीं बच सकती। रमेश अपने जान की भीख मांगता है, पर कलावती उसकी एक नहीं सुनती और कलावती रमेश का गला दबा के मार डालती है। कितना बुरा हुआ कलावती के साथ। बेचारी, वो तो सच का साथ दे रही थी। लेकिन जब आप और भी कुछ लोग जानते थे तो फिर कोई सच्चाई सामने क्यों नहीं लाया? बेटा रमेश, उस जमाने में जमींदार भी था, और अगर जमींदार के खिलाफ आवाज उठाना मौत को दावत देने जैसा था रामू। हम सब डरे हुए थे, और उसी दिन से उस पेड़ के नीचे अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कलावती की आत्मा आज भी वहां भटकती है। तब किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वहां कोई जाए। दादा, मैं कल रात फिर उस पेड़ के पास जाऊंगा। क्या पागल हो गया है क्या रामू? एक बार बच गया, इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा भी बचेगा। दादा, कलावती को इंसाफ चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर हम उसे सही तरीके से अंतिम संस्कार दें, विधिवत क्रिया कर्म करें, तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। भैया सही कह रहे हैं दादा, हम कब तक डर में जिएंगे? कलावती को इंसाफ चाहिए, बदला नहीं। ठाकुर सिंह दादा की आंखों में पहली बार एक उम्मीद की चमक दिखी। 40 सालों का बोझ जो उनके दिल पर था थोड़ा हल्का होने लगा। फिर कुछ देर बाद बोलते हैं, ठीक है रामू, लेकिन इस बार तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी साथ चलूंगा। ये मेरा भी फर्ज है। 40 साल पहले मैं जो नहीं कर सका, अब करने का टाइम आ गया है। हाँ दादा, हमें कलावती को मुक्ति दिलानी पड़ेगी। हाँ बेटा, इस बात को अभी किसी से भी गांव में चर्चा मत करना। कल रात में तुम और सुनीता और मेरे एक जान पहचान के एक पंडित जी हैं, हम चारों लोग उस बरगद के पेड़ के पास जाएंगे और वहां पर अंतिम संस्कार की सारी विधियां कर कर कलावती की आत्मा को मुक्त करेंगे। अगले दिन रामू, सुनीता, दादा और एक पंडित जी घने अंधेरे जंगल में लालटेन लिए चारों बढ़ते जा रहे थे, और बाहर एकदम मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजलियां कड़क रही थी। सबके मन में डर तो था, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचे, वही ठंडी हवा फिर चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे। तभी अचानक पेड़ के बगल कलावती आ गई
और उसके पैर जमीन पर नहीं थे, हवा में उड़ रही थी। कलावती को ऐसे हवा में उड़ते देख सब डर जाते हैं। तभी कलावती गुस्से में बोलती है, अरे वाह, आज इतने लोग आए हो। अब आ तो गए हो, लेकिन वापस कोई जा नहीं पाएगा। कलावती बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं उस रात कुछ नहीं कर सका, लेकिन आज हम तुम्हें सही रीति विधियों से तुझे इस पेड़ से मुक्त कर देंगे। इंसाफ? इतने सालों बाद मुझे कोई इंसाफ नहीं चाहिए। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम लोगों के साथ ठीक नहीं होगा। देर से सही, पर हम सच सामने लाएंगे। पूरा गांव जानेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। रमेश का नाम अब सिर्फ शर्म से लिया जाएगा और तुम्हारा नाम सम्मान से। मैं तुमसे वादा करता हूं, अब आपका मुक्ति का समय आ गया है कलावती जी। आपके डर से यहाँ इस रास्ते से कोई भी नहीं जाता। क्या आप चाहती हैं कि आपकी वजह से किसी को परेशानी हो? हवा में एक अजीब सी शांति फैलने लगी। कलावती रामू की बात समझ जाती हैं। फिर पंडित जी बरगद के पेड़ के नीचे हवन कुंड में आग जलाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। पूरी रीति रिवाज से कलावती की अंतिम संस्कार होता है। फिर कलावती की आत्मा थोड़ी देर बाद अदृश्य हो जाती है और वो हमेशा के लिए इस बरगद के पेड़ से मुक्त हो जाती हैं। उस रात पहली बार बरगद के पेड़ के नीचे कोई डरावनी आवाज नहीं आई। कोई सिसकी नहीं, कोई साया नहीं, सिर्फ एक हल्की ठंडी हवा जो जैसे राहत की सांस लेकर गुजर रही हो। तभी रामू दादा से कहता है, दादा, आपने सही कहा था। कुछ कहानियां सिर्फ डर की नहीं होती, कुछ कहानियां इंसाफ की भी होती है। हाँ, और शायद हर आवाज़ को सुनाना भी ज़रूरी है, चाहे वो बात इस दुनिया की हो या दूसरे दुनिया की। हाँ बेटा, कभी कभी भूत इसलिए नहीं भटकते क्योंकि वे डराना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे बस इंसाफ चाहते हैं। अब वो पेड़ एक साधारण पेड़ बन गया। अब गांव के लोग उस रास्ते से बिना डरे आया जाया करते थे और गांव वालों ने मिलकर उसी पेड़ के नीचे कलावती की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया था। और इस तरह कठवारा गांव की सबसे डरावनी कहानी एक इंसाफ की कहानी बनकर हमेशा के लिए अमर हो गई। ये याद दिलाती है कि कभी कभी जो चीजें हमें सबसे ज्यादा डराती हैं, वे असल में सिर्फ मदद मांग रही होती हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मिस्ट्री टोन्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।